वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं सीए इंटर जीएसटी सब्जेक्ट में सप्लाई चैप्टर जो है आपका, उसका आईसीआई स्टडी मटेरियल के पीछे के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर हम उन्हीं ही छोड़ देते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। कॉन्सेप्ट कौन सा है, कौन से प्रोविजन लग रहे हैं, क्या कंक्लूजन है, ईच थिंग देखकर आपको हम एक समरी प्रोवाइड कराएंगे आईसीआई स्टडी मटेरियल के आंसर की, जिससे आपको हेल्प होगी एंड टाइम पे फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज करने की। क्योंकि आईसीआई स्टडी मटेरियल में बहुत बड़े आंसर होते हैं जिसको एंड टाइम पे रिवाइज करना भी मुश्किल होता है और रिटेन करना भी मुश्किल होता है। लेकिन देखो, हर एक आंसर में 3-4 की पॉइंट्स होते हैं जो आपके मेन आंसर में होना ना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के टाइम पर। तो अगर वो आपको शॉर्ट में मिल गए तो आप इजीली उन्हें मेंशन कर पाओगे एग्जाम के टाइम पर। तो ये वीडियो आपको रियली हेल्प करेगा क्वेश्चंस को फटाफट करने में एंड क्वेश्चन की समरी बनाने में। लेकिन आपका आंसर आईसीआई स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये सिर्फ शॉर्ट समरी प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपको रिटेन करने में हेल्प रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक के हमारे जो 2 लेक्चर्स हो गए उसमें हमने क्वेश्चन 10 तक कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो, कोई भी क्वेश्चन तुम स्टार्ट करो ना, सबसे पहले ये देखो कि उस पर कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। जितना जल्दी तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तुम उतना इजीली ना उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर। ये सारे आइटम्स तो उसने बेचे हैं। एंड लास्ट में क्या कह रहा है, डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली इन द सेम। कैसे लिखा है उसने, जिसने इनवॉइस बनाया ना, मान लो आपका रेफ्रिजरेटर 50,000 का है तो इंटू 50,000 जो अमाउंट है। मान लो जो स्टेबलाइजर है वो आपके 10,000 का है, तो एक एक आइटम को वो सेपरेटली लिख रहा है, सेपरेटली उसकी प्राइस लिख रहा है अपने बिल में। ओके, आगे क्या कह रहा है, अकबर रिटेल स्टोर हैज़ गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1 लाख फॉर ऑल द आइटम एज अ कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस। जो अकबर रिटेल स्टोर कह रहा है, यार देख ना, इतने आइटम्स ले रहा हूँ मैं, कुछ तो डिस्काउंट दे। मान लो बिल बन रहा है तुम्हारा टोटल यहाँ पर 1,10,000, तो तुम्हारा अकबर क्या कह रहा है, अकबर रिटेल स्टोर कह रहा है कि यार मैं टोटल ही ना सबको मिला के 1,00,000 रुपये दूंगा, तो मुझे डिस्काउंट दे दे, कंपोजिट डिस्काउंट दे दे। स्टेट द टाइप ऑफ अ सप्लाई। आपको पता नहीं कि किस टाइप की सप्लाई है एंड इसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगा। तो फर्स्ट थिंग तुम्हारा काम होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। देखो, यहाँ पे तुम्हें टैक्स रेट पूछिए और टाइप ऑफ सप्लाई पूछिए। टाइप ऑफ सप्लाई में क्या हो सकता है, या तो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई हो सकती है, या फिर मिक्स सप्लाई होगी, या फिर तुम्हारी सेपरेटली नॉर्मली तुमने माल बेचा है, सेपरेटली इंडिविजुअल आइटम तुमने बेचे हैं। 3 टाइप में सप्लाई हो सकती है। तो सबसे पहले देखो कि क्या ये कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई क्या कहती है, कंपोजिट सप्लाई कहती है कि अगर गुड्स नेचुरली बंडल्ड है, यानी कि उसको सिंगलली सेपरेटली बेचना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे जो आपका बंडल है गुड्स का, उसको हम कहेंगे कंपोजिट सप्लाई। और इसमें जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई होगी ना, उसे ही हम मानेंगे कि पूरी सप्लाई हुई और उसकी जो टैक्स रेट होगी वही पूरे बंडल पर लगेगी। तो यहाँ पर देखो कंपोजिट सप्लाई है क्या, रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर। मुझे बताओ, तुम सेपरेटली बेच सकते हो क्या? अगर तुम मार्केट में जाओ खाली एक रेफ्रिजरेटर लेने के लिए तो तुम्हें मिल जाएगा नॉर्मली। हाँ, तुम एक ही लोगे, ये बंडल तो बहुत मुश्किल से लोग लेते हैं। मतलब कि नॉर्मली हम एक एक आइटम ही खरीदते हैं, ये नेचुरली बंडल तो नहीं है। तो नॉट नेचुरली बंडल, यानी कि ये कंपोजिट सप्लाई भी नहीं है। अब देखो, क्या मिक्स्ड सप्लाई है क्या? मिक्स सप्लाई क्या कहता है, मिक्स सप्लाई आप इसका एक एग्जांपल लेते हो, फेस्टिवल टाइम पर जब आप बाज़ार में जाते हो ना, तो आपको गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं। लाइक उसमें चॉकलेट्स आ जाते हैं, कैंडल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स आ जाते हैं। उन सब का पैकेज अराउंड 500 का है पूरा, या फिर वो पूरा पैकेज 1,000 का है। वहाँ पर ना आपका जो सप्लायर होता है, गुड्स देने वाला आपको होता है, वो ये नहीं कहता है कि देखो डेयरी मिल्क के मैं 10 रुपीज़ लगा रहा हूँ, 20 रुपीज़ लगा रहा हूँ, या फिर स्कैंडल के 100 रुपीज़ लगा रहा हूँ, या फिर गिफ्ट के 150 रुपीज़ लगा रहा हूँ। वो टोटली कहता है कि देखो पूरा जो बंडल है, पूरा जो गिफ्ट का पैकेट है ना, वो तुम्हें 500 का मिलेगा या फिर 1,000 का मिलेगा। यहाँ पर ऐसी कोई बात ये सप्लाई कर रहा है क्या? नहीं।
सप्लायर ने तो पूरा बताया कि देखो ये रेफ्रिजरेटर, इसकी इतनी प्राइस लगेगी, ये इसका एलईडी टीवी, इस पर इतनी प्राइस लगेगी। वो आप भले ही सिंगल बिल दे रहा है लेकिन बिल में अलग अलग प्राइस लिख रखी है। ऐसा नहीं कि सारे पांचों आइटम का उसने लगा दिया कि यार 1 लाख रुपए आइटम लगेगा, नहीं, उसने अलग अलग मान लो यहाँ पे 50,000 60,000 इन सबको टोटल करके उसने क्या किया है कि यार आपका 1,10,000 का पेमेंट करना है। लेकिन जो आपका अकबर है वो कह रहा है नहीं मैं तो 1 लाख रुपये दूंगा तो मुझे कंपोजिट डिस्काउंट दे दो। तो भले ही कंपोजिट डिस्काउंट उसको मिल रहा है लेकिन यहाँ पर कोई भी सिंगल प्राइस नहीं चार्ज हुई है, हर एक आइटम पर इंडिविजुअली प्राइस चार्ज हुई है और फिर उसकी टोटल की गई है। सिंगल प्राइस मतलब कि यार पाँचों आइटम के तुम ले लो 1 लाख रुपये। दुकानदार आपको कह रहा है कि ये पांचों आइटम आप लोगे ना तो आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। ये बात तो उसने कही नहीं, उसने एक एक आइटम का ना आपको प्राइस बताई है। तो इसलिए पेड कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस बट नॉट चार्ज्ड सिंगल प्राइस। मिक्स सप्लाई में क्या होना चाहिए, चार्ज्ड सिंगल प्राइस होनी चाहिए, इसलिए ये मिक्स्ड सप्लाई भी नहीं होगी। यानी क्या है, ये सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम है, इसलिए टैक्स किस रेट से लगेगा, जो भी पर्टिकुलर सेपरेट आइटम पर रेस्पेक्टिव रेट्स लग रही है ना वही लगेगी, टैक्सेबल एट द रेस्पेक्टिव रेट्स एप्लीकेबल टू डेम। तो आईसीआई ने अपने आंसर में क्या लिखा है, आईसीआई ने यही चीज़ लिखी है। देखो रेस्पेक्टिव रेट्स कौन सी है, रेफ्रिजरेटर पर आपके 18% से टैक्स लगेगा, आपके जो स्टेबलाइजर है रेफ्रिजरेटर का उस पर 12% से लगेगा, टीवी पे आपके 12% से लगेगा। जो सेपरेट रेट है ना वही लगेगी, कोई एक रेट नहीं लगेगी। अगर एक कंपोजिट सप्लाई होती तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट जो होता उसकी रेट लगती टैक्स रेट, और अगर मिक्स सप्लाई होती ना ये तो जो हायर टैक्स रेट होता है ना सारे प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे हायर टैक्स रेट कौन सा है 28%। तो अगर मिक्स सप्लाई होती तो 28% लगता है, लेकिन यहाँ पर तो हम क्या मान रहे हैं कि यार सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम है तो यहाँ पर आपके रेस्पेक्टिव रेट जो भी एप्लीकेबल होगी ना उससे टैक्स लग जाएगा। तो देखो आईसीआई ने यही लिखा है, मेरे पास 3 पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए, आईसीआई ने यही चीज़ लिखी। In the given case, the items supplied by Dum Dum Electronics are not naturally bundled in the ordinary course of a business. Therefore, not as composite supply. Add a composite discount price but not charge a single price for the said supply. इसलिए मिक्स सप्लाई भी नहीं है, कंपोजिट सप्लाई भी नहीं है, तो फिर क्या है, therefore supply of individual items which are taxable at the respective rates. I hope ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है, मणिकरण अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली हैज सप्लाइड 20,000 पैकेज एट 30 each to Mukhija gift shop in the Punjab. Each package consists of a 2 chocolate, 2 fruit juice bottle and a packet of a toy balloons. Determine the rate of a GST applicable. तुम्हें क्या बताना है कि क्या रेट लगेगी GST की। In the given case, assuming the rate of GST to be as under. देखो क्या कहा गया है कि आपका जो मणिकरण है वो कहाँ का है, दिल्ली का है। वो मुखीजा जो पंजाब में रहता है ना उसको गुड सप्लाई कर रहा है, 20,000 पैकेज सप्लाई कर रहा है। तो मुझे बताओ कि जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली बिक सकते हैं या नहीं। हमारे जो क्वेश्चन में बिक सकते हैं क्या, चॉकलेट इंडिविजुअली बिक सकता है, हाँ, फ्रूट जूस इंडिविजुअली बिक सकता है, यस, एंड टॉय बैलून्स इंडिविजुअली आप सेल कर सकते हो। यानी ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, यानी आपकी कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है। तो क्या है, ये बंडल बनाया हुआ है। तो जब सप्लायर बंडल खुद बनाता है वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होते, तो हम उसको क्या कहते हैं कि भाई ये तो मिक्स सप्लाई है। कौन सी है, मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में कौन सी टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है, जो हायर टैक्स रेट होती है। इन तीनों में हायर टैक्स रेट कौन सी है, 18%। तो 18% से तुम्हें टैक्स देना है। क्वेश्चन में क्या लिखना है, सबसे पहले तुम्हें बताना है कि जब भी इसे टाइप ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं तो बताना है कि मिक्स सप्लाई है तो क्यों है, और अब है तो इस पर क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो देखो आपकी टोटल क्या कह रहा है, फर्स्ट थिंग जब मिक्स सप्लाई होती है आपकी सिंगल प्राइस होनी चाहिए। हाँ, ये सारे प्रोडक्ट की चॉकलेट फूड सबको मिला के कितने में दे रहा है, 30 रुपीज़ में दे रहा है। और ये नेचुरली बंडल भी नहीं, फर्स्ट पॉइंट तो सिंगल प्राइस है, नेचुरली बंडल भी नहीं है, कैन भी सेपरेटली सप्लाई कर सकते हो इसको, इसलिए क्या है, मिक्स सप्लाई है। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन दोगे, मिक्स सप्लाई कब होता है, फिर तुम अपने क्वेश्चन के फैक्ट्स दोगे कि देखो जो मणिकरण है वो मुखीजा को माल बेच रहा है, ये प्रोविजन इसके ऊपर लगेंगे, एंड फिर कंक्लूजन दे दोगे कि देखो
सप्लाई ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ अ चॉकलेट। क्यों चॉकलेट की सप्लाई क्यों मानेंगे? क्योंकि जब मिक्स सप्लाई होती है तो जो हायर टैक्स रेट वाला प्रोडक्ट होता है माना जाता है कि पूरा बंडल उसी का है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ ए चॉकलेट्स, और टैक्स रेट क्या लग जाएगी? 18% लग जाएगी। और टोटल आपका टैक्स कितना बनेगा? आपका टैक्स बनेगा रेट ऑफ जीएसटी 18%। वो टोटल कितने पे लगेगा? 20,000 इंटू ₹36 लाख के ऊपर आपका 18% आपको टैक्स देना रहेगा। तो देखो आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में क्या लिखा है? यही लिखा है। सबसे पहले मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन दी है। सप्लाई ऑफ अ पैकेज क्या है? मिक्स सप्लाई है। इस सप्लाई सेपरेटली, क्योंकि हम इसको सेपरेटली ना इसको सप्लाई कर सकते हैं। देखो जो जो कीवर्ड है ना मैंने नीचे दे दिए, लाइक सिंगल प्राइस हो गया, नॉट नेचुरली बंडल हो गया, कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, वो वर्ड आपके आंसर में होने चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट। फर्दर एज पर सेक्शन 8 सबसेक्शन बी, जब मिक्स सप्लाई होती है तो टैक्स रेट कौन सी लगती है? हायर रेट ऑफ ए टैक्सेस। इसलिए यहाँ पर क्या मान लेंगे? इन दिस केस सप्लाई ऑफ पैकेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ ए चॉकलेट, और इसके ऊपर 6 लाख के ऊपर 18% से टैक्स लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 13। देखो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है ना उसके पीछे के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, तो आप साथ में बुक ओपन कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख लो फटाफट से। तो क्या कह रहा है ये कि गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है हरियाणा में, इंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज फॉर हैवी स्टील मशीनरी फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क। गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड इट्स कंटेनर ट्रक इक्विप्ड विथ items like repair equipment, consumables, tools, parts, etc. from Haryana workshop to its oven repairing center registered under GST law located in other states across India, while the client's machinery are being brought and are being repaired. ओके, डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स। वो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? बस यही पूछा है कि यार जो तुम्हारे हरियाणा वर्कशॉप है वहाँ से एक ट्रक तुम्हारे अपने रिपेयरिंग सेंटर्स पर जा रही है, तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी क्या होगी? तुम तो बस वो बता दो। ओके, फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन हरियाणा टू इट्स ओवन रिपेयरिंग सेंटर लोकेटेड इन अदर स्टेट। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में ना क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए? ये जो गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसका हरियाणा में वर्कशॉप है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इसके ओवन रिपेयरिंग सेंटर से अक्रॉस इंडिया जो भी रजिस्टर्ड है, मतलब जब एक ही पर्सन अदर जीएसटी नंबर लेता है तो वो जो आपस में क्या कहलाते हैं? आपस में कहलाते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये जो हरियाणा वर्कशॉप और रिपेयरिंग सेंटर है ना, हाँ डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो सबसे पहले तुमको डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन देनी है। अब यहाँ पर देखो ये जो ट्रक यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ना, विदाउट कंसिडरेशन जा रहा है। तो जब भी विदाउट कंसिडरेशन जाए तो तुम्हारे माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के 4 केसेस में ये आता है या नहीं? तो शेड्यूल 1 के 4 केस में डिस्टिंक्ट पर्सन भी आता है। वहाँ पर वो क्या कहता है कि गुड्स और सर्विसेज आपके ट्रांसफ़र हुई है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुई है, विदाउट कंसिडरेशन हुई है, और अगर बिजनेस के लिए हुई है तो हाँ हम इसको सप्लाई मान लेंगे। लेकिन इसके ऊपर ना एक सर्कुलर भी आया हुआ है, जब भी इंटर स्टेट मूवमेंट होता है किसी भी कन्वेयांस का, तो उससे ना तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। तो भले ही ये दोनों प्रोविजन कहते हैं कि नहीं सप्लाई होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सेपरेट नोटिफिकेशन आ गया है, सर्कुलर आ गया है कि नहीं इसके ऊपर नहीं लगेगा। ये क्लैरिफिकेशन है। तो अब आपको ना ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। नंबर 1, जब आप आंसर लिखोगे, अब देखो आईसीआई ने आंसर क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट समरी आपको यहाँ पर दे दी है। क्या ये चीज़ें आपको लिखनी है ताकि एग्जाम टाइम पे आपको ध्यान रहे कि तीनों पॉइंट मुझे आंसर में लिखने। इतना बड़ा पेरा जो आईसीआई का है एग्जाम टाइम पे तुम रीड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर शॉर्ट समरी लिख लेना आप अपनी कॉपी में, ये तो लिख ही लेना, बहुत हेल्प रहेगी। देखो आईसीआई ने क्या किया है, सबसे पहले डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन दी है। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब ऑब्टेन मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन, ईच रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर शेड्यूल 1 का रेफरेंस दिया है कि यार एक्टिविटीज़ होती है विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हो रही है, तो 1 सच एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में उसको इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन इस पर सीबीआईसी का
लेकिन इस पर सीबीआईसी का सर्कुलर आया है कि यार इंटर स्टेट मूवमेंट होता है ना वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस का फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आप ना ये जो सप्लाई हो रही है ना इस कन्वेंस के, इसको आप मानोगे ही नहीं है कि सप्लाई हुई है। तुम खुद भी देखो ना यार, सिर्फ ट्रक जा रहा है, ट्रक को बेच थोड़ी ना रहे हो तुम। ये जो ट्रक सिर्फ हेल्प करने जा रहा है अपने ओवन रिपेयरिंग सेंटर की, कोई सप्लाई का इंटेंशन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे ना इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। लेकिन हाँ, इस कन्वेंस ने जो सर्विसेज दिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अपने ओवन रिपेयरिंग सेंटर पर, उस पर ना CGST, SGST, IGST जो भी होगा ना वो लगेगा। क्योंकि यहाँ पर हाँ, जब एक ट्रक जाकर यहाँ पर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करता है तो हाँ वहाँ पर कुछ सर्विसेज कुछ सप्लाई हुई है तो वहाँ पर आपको GST देना पड़ेगा। तो यही लिखा है एप्लीकेबल CGST, SGST, IGST जो भी वहाँ पर एप्लीकेबल होगा, हाउ शैल बी लेवेबल ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस डन फॉर सच कन्वेंस। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया आप तो ये ट्रक के बारे में बताओ, इस पर टैक्स लगेगा क्या? नहीं। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ अ ट्रक फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन हरियाणा to its repair center located in other states is neither a supply of goods nor supply of services। तो आई होप ये पूरा चैप्टर ना आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ना अच्छा था, लेकिन जो आप आंसर लिखते हो ना उसमें ये तीनों पॉइंट होने चाहिए। डायरेक्ट आप कंक्लूजन लिख दोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको सारे प्रोविज़न लिखने हैं, फिर फैक्ट बताना है और फिर कंक्लूजन देना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।